हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या है दो टॉपिक कंप्लीट किए थे। एक क्या था, मैग्नीशियम था, और दूसरा क्या था कि क्या था दूसरा दूसरा जो है वो कॉपर था ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पहला क्या, एक हम लोग वाटर पढ़ेंगे और दूसरा देखते हैं अगर टाइम बचा तो क्या पढ़ेंगे। पहला हम लोग पहले क्या कंप्लीट करेंगे, क्लोरीन क्लोरीन पढ़ेंगे, क्लोरीन। फिर हम लोग दूसरा जो है वाटर कंप्लीट करेंगे। इतना ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोगों का क्या है, सारे पोषक तत्व जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि जल के भी हमारे जीवन में हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जल के बिना जो जीवन वो संभव है ही नहीं, तो इसीलिए जल को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पिछला देखते हैं। पिछला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने जो पढ़ा कि विल्सन रोग किसकी वजह से हो रहा था। विल्सन रोग ये किसकी वजह से हो रहा था, तांबा की वजह से। क्या था कि ये एक अनुवांशिक बीमारी है। क्या हमने ये पढ़ा था, क्या है ये अनुवांशिक बीमारी है। और इसमें क्या हो रहा था, कहाँ कहाँ जो है वो जमा हो रहा था तांबा। अनुवांशिक बीमारी है और कहाँ कहाँ जमा हो रहा था, ये यकृत में और किडनी में, और क्या है किडनी में, और कहाँ आंखों में क्या है तांबा जमा होने लगता है। किसकी अधिकता से हम लोगों ने पढ़ा था कि तांबा की अधिकता से विल्सन रोग होता है। ये एक अनुवांशिक बीमारी है जो हमारे यकृत में, किडनी में और आंखों में तांबा जमा होने लगता है, जिससे इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, वो प्रभावित होती है या इसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। अब हम लोग उसके बाद हम लोग दूसरा क्या देखे थे, मैंकी सिंड्रोम। क्या हम लोगों ने देखा था, मैंकी सिंड्रोम, ठीक। और हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें क्या देखा था कि इसमें कहीं जो है कॉपर की अधिकता हो रही थी और कहीं जो है वो कॉपर जो है वो कम हो रहा था। कहाँ कहाँ अधिकता हो रही थी ये, इसमें जो है मस्तिष्क, कहाँ कहाँ मस्तिष्क में, और क्या है कि लीवर में, मस्तिष्क लीवर में क्या है कि कम हो रहा था। क्या हो रहा था, कॉपर, मस्तिष्क लीवर में कॉपर जो है वो कम हो रहा था। और कहाँ ज्यादा हो रहा था, ज्यादा जो है वो कहाँ हो रहा था, किडनी और आंतों में, किडनी और आंतों में जो है वो क्या है कॉपर जो है वो ज्यादा हो रहा था। तो ये हम लोगों ने कॉपर के बारे में दो चीजें पढ़ी थी, एक विल्सन, दूसरा क्या है मैंकी सिंड्रोम, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने क्या है ये कॉपर में पढ़ा था। मैग्नीशियम में हम लोगों ने क्या देखा था, मैग्नीशियम में देखा था कि जो है मैग्नीशियम के कार्य देखे थे, मैग्नीशियम की अधिकता से क्या होता है इसके बारे में देखा था। तो मैग्नीशियम के बारे में हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी थी। मैग्नीशियम किसकी वजह से अधिक होता, किसकी वजह से इसकी कमी होने लगती है, इन सब के किसकी वजह से इसकी अवशोषण क्षमता में बाधा पहुंचती है, ये सब हम लोगों ने मैग्नीशियम के बारे में देखा था। अब आज हम लोग क्या देखेंगे, पहले क्या देखते हैं क्लोरीन के बारे में। क्या स्टार्ट करते हैं, क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन जो होता है ये भी क्या होता है, हर एक कोशिका में जो है क्लोरीन वो प्रेजेंट होता है। ये क्या है, पहले ये भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये भी क्या है अकार्बनिक तत्व है। और क्या है कि ये भी जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। और क्या है, ये खनिज है ना। तो इतना हम लोग जानते ही हैं, जैसा कि हम लोगों ने हर उसमें रखा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये भी हर एक कोशिका के में प्रेजेंट होता है। किसमें, हर एक कोशिका में प्रेजेंट होता है, हर एक कोशिका में प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, क्लोरीन जो है ये क्या होता है कि जितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं ये सब में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है ना। और क्या होता है, ये हर एक कोशिका में प्रेजेंट होता है। ये जो है सोडियम के साथ मिलकर, ये किसके साथ मिलकर, सोडियम के साथ मिलकर क्या करता है, जैसे सोडियम के साथ मिलकर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बनाती हैं, तो ये सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाती हैं। और सोडियम क्लोराइड के रूप में ये क्या करती है,
ये सोडियम क्लोराइड के रूप में, सोडियम क्लोराइड के रूप में क्या होती है कि वाह्य द्रव्य में होता है। किसमें होता है सोडियम क्लोराइड के रूप में? कहाँ? वाह्य द्रव्य में, वाह्य द्रव्य में होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, अकार्बनिक तत्व है और खनिज है। ये एक कोशिका में, ये हर एक कोशिका में प्रेजेंट होता है और ये सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है और सोडियम क्लोराइड के रूप में कहाँ? वाह्य द्रव्य में। और किसके साथ? देखिए ये पोटेशियम, ये जो है पोटेशियम के साथ मिलकर, पोटेशियम के, यहाँ देखिए ये क्लोरीन भी बोल सकते हैं, इसको क्लोराइड भी बोलते हैं ना। पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड के रूप में, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में ये आंतरिक द्रव्य में होता है। किसमें होगा? आंतरिक द्रव्य में होता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि ये सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड के रूप में ये वाह्य द्रव्य में पाया जाता है और पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या होता है कि मिलकर पोटेशियम क्लोराइड के रूप में ये किस रूप में पाया जाएगा? ये आंतरिक द्रव्य में होता है। इतना हम लोगों ने समझा, ठीक। ये हर एक कोशिका में प्रेजेंट होता है, तो इतना हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि, तो हमने क्या देखा कि पोटेशियम के साथ मिलकर ये पोटेशियम क्लोराइड के रूप में क्या है? आंतरिक द्रव्य में होता है। अब आगे हम लोग क्या और नोट करते हैं इसमें, देखिए अर्थात क्या करता है, अर्थात इसमें लिखिए और अपने शब्दों में समझने के लिए इसको, कि ये क्या करता है? क्लोरीन सोडियम के साथ, सोडियम के साथ क्या है? वाह्य द्रव्य में, और क्या? और किसके साथ? पोटेशियम के साथ। किसके साथ? पोटेशियम के साथ ये आंतरिक द्रव्य में पाया जाता है। किस द्रव्य में? आंतरिक द्रव्य में पाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड के रूप में, देखिए इसको हम लोगों ने क्या समझा, किसके साथ मिलकर ये आंतरिक द्रव्य में पाया जा रहा है, किसके साथ मिलकर ये बाह्य द्रव्य में पाया जा रहा है। तो इसको समझते हैं, ये सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है, क्लोरीन क्लोराइड। ये इसको समझते हैं कि सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है और सोडियम क्लोराइड के रूप में कहाँ पाया जा रहा है? वाह्य द्रव्य में। पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बनाती है, पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड के रूप में कहाँ पाया जा रहा है? आंतरिक द्रव्य में। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। क्लोरीन सोडियम के साथ वाह्य द्रव्य में और पोटेशियम के साथ कहाँ? आंतरिक द्रव्य में पाया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके कार्य क्या है, किसके? क्लोरीन के, या क्या है कि क्लोराइड के, इसके क्लोरीन के या क्लोराइड के कार्य क्या है? इसको देखते हैं कि इसके कार्य क्या है। ये क्या होता है? कार्य। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित करते हैं। किसको? अम्ल क्षार की मात्रा को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। संतुलित करते हैं कौन? क्लोरीन। क्या करते हैं? अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित करते हैं। और क्या करते हैं? ये जल के संतुलन का भी काम करते हैं। जल के संतुलन का भी काम करते हैं। संतुलन का भी काम करते हैं। तो ये अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित करते हैं और किसका? जल के संतुलन का भी ये काम करते हैं। और आगे हम लोग क्या देखते हैं कि सामान्य विकास के लिए भी ये जरूरी होते हैं। कौन? क्लोराइड। ये किसके लिए? सामान्य विकास के लिए।
सामान्य विकास के लिए जरूरी, के लिए जरूरी, सामान्य विकास के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। एंजाइम को क्रियाशील बनाने में ये एमाइलेज एंजाइम को क्या होते हैं, एंजाइम को क्रियाशील बनाने में, क्या होते हैं, एमाइलेज एंजाइम कि एंजाइम को क्रियाशील बनाने में एमाइलेज एंजाइम को क्या करता है, ये एक्टिव रखते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि कौन, क्लोरीन या क्लोराइड ही बोलिए, कि क्लोरीन जो है ये एमाइलेज एंजाइम को, ये क्या करते हैं, एंजाइम को क्रियाशील बनाने में किसको एक्टिव रखते हैं, एमाइलेज एंजाइम को क्या करते हैं, क्लोरीन जो है ये एक्टिव रखते हैं। और हमारे आमाशय में, कहाँ, हमारे आमाशय में HCl क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे आमाशय में HCl को बनाने में क्या होते हैं, बनाने में क्लोरीन की भूमिका होती है, हमारे जो होते हैं, हमारे आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाने में किसकी भूमिका होती है, क्लोरीन की भूमिका होती है। और एंजाइम को क्रियाशील बनाने में एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं इसको एक्टिव रखते हैं। और क्या, अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित रखते हैं, जल की मात्रा को संतुलित रखते हैं, सामान्य विकास के लिए भी इसकी जरूरत होती है। और क्या देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये HCl जो है, ये HCl ये किसके लिए, ये फैट को क्या करते हैं, फैट को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, पेशियों के सामान्य संकुचन में भी इसकी जरूरत होती है, किसमें, पेशियों के सामान्य संकुचन में मदद करते हैं, पेशियों के सामान्य संकुचन में मदद करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये पेशियों के सामान्य संकुचन में मदद कर रहे हैं। और क्या होता है कि ये जो होते हैं, ये हमारे आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में क्लोरीन की भूमिका होती है। HCl जो है ये फैट को तोड़ने का काम करते हैं। तो इतना, और पेशियों के सामान्य संकुचन में मदद करते हैं, ये किसका कार्य है, क्लोरीन के कार्य हैं। किसके कार्य हैं, क्लोरीन के कार्य हैं, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, इसकी कमी से क्या होता है। ये कार्य के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन की कमी, इसकी कमी से क्या होता है, ये देखेंगे कि डायरिया यानी उल्टी दस्त की लगातार स्थिति अगर जब बनी है, यानी डायरिया जब रहेगा या उल्टी दस्त में क्या है, बनी रहे, तो क्या होगा, अगर इसकी कमी है, डायरिया या मतलब अगर किसकी कमी है, कि अगर जो है क्लोरीन की कमी होने पर क्या होगा, या तो इसकी क्लोरीन कमी होने पर डायरिया या उल्टी दस्त में इसकी और भी कमी हो जाएगी, या इसकी कमी होने पर इसकी संभावना डायरिया की स्थिति आ सकती है। और क्या देखते हैं इसके बारे में देखते हैं कि इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, प्राप्ति या स्रोत। इसकी प्राप्ति जो होती है वो प्राणिज जगत से जो होती है,
प्राणिज जगत या प्राणिज जगत से अच्छी मात्रा में होती है। अच्छी मात्रा में कौन कौन से इसमें अच्छी क्या होते हैं, और क्या इसके अवशोषण कहाँ होते हैं, अवशोषण जो होते हैं, और क्या विसर्जन ना। तो विसर्जन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि इसका मूत्र और पसीने से होता है, क्लोरीन का मूत्र पसीने से, और ये जो अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। तो इतना हम लोगों ने क्लोरीन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर के बारे में, यानी जल, वाटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल के बिना जो है वो जीवन संभव नहीं है, और जल ऐसा नहीं है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है तो हम लोग जो पानी पीते हैं सिर्फ हम लोगों को वाटर या जल उसी से प्राप्त होता है। हम लोग जो फल खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, जैसे सब्जी में जैसे लौकी हो गई और पालक हो गई, ये सब क्या है, इसमें भी तो जल होता है ना। अभी सब्जी, लौकी की सब्जी बनाइए, देखिए कितना उसमें कितना वाटर रहता है, कितना पानी रहता है, वो भी पानी छोड़ता है, उसमें भी पानी रहता है, पानी का अंश रहता है। और फल वगैरह खाते हैं, देखिए फ्रूट वगैरह जो खाते हैं उसमें भी जो है वाटर रहता है। बस अनाज में जो होते हैं वो वाटर बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। जो भी जल वाली चीज़ें होती हैं, जैसे फल हो गई, सब्जी हो गई, इनको हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं सेफ, लेकिन जो अनाज होते हैं देखिए इनको रखा जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग क्या देखते हैं कि जल के बारे में, क्या ये जो है इसके बिना जो है वो, इसके बिना जो जीवन जो है वो संभव नहीं है। जल के बिना क्या है, हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, जल के बिना जो है वो हमारा जीवन संभव नहीं है। और अब क्या देखते हैं कि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं हो सकता। जल का फार्मूला क्या है, जल का फार्मूला है H2O, और H2 है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। H से हाइड्रोजन हो गया, और O से क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर अकार्बनिक यौगिक बनाते हैं, अकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जल के बिना जो है हमारा जीवन संभव नहीं है। इसका फार्मूला क्या है, H2O, H से हाइड्रोजन, O से क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर अकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। और क्या हम लोग देखते हैं कि ये दोनों मिलकर जो है वो अकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। मानव शरीर का भार, किसका, मानव शरीर का भार जो है 70% जल से है, 70% क्या है, जल से है, मानव शरीर का भार जो है वो 70% जल से है। मोटे लोगों में जो है वो जल की मात्रा क्या होती है, मोटे लोगों में किसकी, जल की मात्रा क्या होती है, मात्रा कम होती है। उनमें क्या होता है, मोटे लोगों में जल की मात्रा कम होती है। देखिए आप बच्चों में जो होते हैं, जितने छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है जल की मात्रा ज़्यादा होती है। उनकी स्किन देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होती है, ठीक वो। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति बड़ा होता जाता है और उसमें क्या होती है, जल की मात्रा जो है वो घटती जाती है और वसा की मात्रा बढ़ती जाती है। तो मोटे लोगों में जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। मोटे लोगों में जल की मात्रा जो होती है वो कम होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वसा की मात्रा जो है मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। और क्या होता है, बच्चों के शरीर में जो होता है वो पानी ज़्यादा होता है, बच्चों के शरीर में पानी ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, ठीक। बच्चों के शरीर में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है। और क्या होता है, वसा जो है वो कम होता है, वसा कम होता है,
कम होता है। ठीक, और क्या होता है कि जल के जो होते हैं, हमारे जल के कई हमारे शरीर के हिस्सों में जो होता है, जो जल होता है वो बटा होता है। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि जल जो है, जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसका फार्मूला क्या है? H2O है। H से क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, और O से क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? अकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। और ये मानव शरीर का जो होता है 70% जो है, मानव शरीर का भार जो है वो 70% जल से है। ठीक, मोटे लोगों में जल की मात्रा कम होती है, और क्या होता है कि वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो छोटे लोगों में, जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनके शरीर में पानी ज़्यादा होता है, और क्या होता है, वसा जो होता है वो कम होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है, जल कई हिस्सों में, हमारे जल जो है हमारे कई हिस्सों में, शरीर में जो होता है, शरीर के कई हिस्सों में वो बटा हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं कि जल हमारे शरीर के कई हिस्सों में बटा है, कई हिस्सों में बटा है। ठीक, जल जो है हमारे शरीर के कई हिस्सों में बटा है। कहाँ कहाँ? ये अंतःकोशिका द्रव, अंतःकोशिका द्रव्य में कितना बटा है? 50%। और किसमें? रक्त प्लाज्मा में कितना? 4%। और किसमें? बाह्य कोशिका द्रव्य में 17%। ठीक, 17%। और किसमें? लसिका द्रव्य में, किसमें? लसिका द्रव्य में कितना? 7%। और क्या होता है कि किसमें? अस्थियों दांतों में भी कितना होता है? 20%। अस्थियों दांतों में 20%। इस तरीके से क्या है, हर जगह जो है वो जल की मात्रा जो होती है वो बटी हुई है। ठीक, और अब आगे देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ वाटर, यानी जो जल का क्या, कहाँ की, मतलब कितने, कौन कौन सोर्स होते हैं जल के, इसको देखते हैं। जल के सोर्स कौन कौन से हैं? क्या होता है? देखिए, एक तरल रूप में होता है, दूसरा तरल रूप, और दूसरा क्या है? ठोस रूप में। तो तरल रूप में जो होता है, ये जैसे किस तरीके से, चाय हो गया, दूध हो गया, और किससे? चाय से, दूध से, और किस चीज़ों से? चाय हो गया, दूध हो गया, और जो हम लोग लस्सी पीते हैं, छाछ हो गई, कार्बनिक पेय पदार्थ, जो भी कार्बनिक पेय पदार्थ होते हैं। ठीक, कार्बनिक पेय पदार्थ होते हैं। तरल रूप में कौन कौन से हो गए? चाय, दूध, लस्सी, कार्बनिक पेय पदार्थ, या छाछ, जो भी कार्बनिक पेय पदार्थ हो गए। ठोस रूप में कौन कौन से होते हैं? ठोस रूप में अंडा, फल, और कौन सा? फल एवं सब्जियां। अंडा, फल एवं सब्जियां, इन सब में भी क्या है? इन सब से भी हम लोगों को जल की मात्रा प्राप्त होती है। सब्जियों में देखिए, लौकी हो गया, पालक हो गया, कद्दू हो गया, सब जो है सब में थोड़ा थोड़ा वाटर रहता है ना। लौकी, अभी आप देखिए, लौकी की सब्जी बनाइए तो उसमें भी पानी जो होती है, पानी की मात्रा रहती है, और अंडे में भी होती है। फल में भी देखिए, जो तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, और क्या, इन सब चीज़ों में भी क्या होता है? पानी की मात्रा। संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, मतलब इन सब में भी पानी की मात्रा रहती है। तो क्या होता है? अंडा, फल एवं सब्जियों में, ठोस में हो गया। और क्या हो गया कि अनाज में जो होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है। अब क्या देखेंगे कि ऑक्सीडेशन में, किसमें? ऑक्सीडेशन में, या ऑक्सीकरण लिख लीजिए। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें कितना होता है? 1 ग्राम, यहाँ लिखते हैं
कितना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, और 1 ग्राम जो होता है प्रोटीन में, 1 ग्राम फैट में ना। क्या होता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होने पर कितना प्राप्त होगा, कितना होगा 0.6 ग्राम। कितना प्राप्त होगा 0.6 ग्राम वाटर मिलेगा। कितना 0.6 ग्राम जल मिलेगा। और 1 ग्राम प्रोटीन में इसका ऑक्सीकरण होने पर, ऑक्सीडेशन होने पर कितना मिलेगा 0.4 ग्राम मिलेगा। ठीक, और इसमें कितना मिलेगा, इसमें 0.1 ग्राम। ठीक, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन होने पर हम इतना जल प्राप्त होगा। 3 हम लोगों ने इसके सोर्स ऑफ वाटर में 3 पढ़े, एक तरल हो गया, दूसरा ठोस हो गया, तीसरा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में क्या हुआ, या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में हुआ। और तरल रूप में चाय, दूध, लस्सी, छाछ, ये सब क्या है, जो भी कार्बनिक पेय पदार्थ हैं, इन सब से भी हमको जल प्राप्त होते हैं। ठोस में अंडा, फल एवं सब्जियां, अनाज, इन सब से भी प्राप्त होता है। जैसा कि फल में हम लोगों ने देखा कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, मौसम्मी, संतरा, अनार, ये सब से क्या है वो प्राप्त हो रहा है। और सब्जियों में देखिए, सब्जियों में देखिए, उसको देख लीजिए, क्या टमाटर हो गया, और लौकी हो गया, पालक हो गया, कद्दू हो गया, मतलब इन सब से भी क्या है जल प्राप्त होता है। और ऑक्सीडेशन में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने पर कितना 0.6 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 0.4 ग्राम हमको वाटर मिलेगा। 1 ग्राम फैट में कितना प्राप्त होगा 0.1 ग्राम प्राप्त होगा। ठीक, और क्या देखते हैं कि हमारे शरीर में चयापचय की क्रिया में, कब चयापचय की क्रिया से कितना मिलेगा 300 से 4 ग्राम, 300 से 400 ग्राम वाटर मिलेगा। तो चयापचय की क्रिया के दौरान कितना मिलेगा 300 से 400 ग्राम वाटर मिलेगा। अब शरीर से जल का निष्कासन जो होता है वह किन किन तरीके से होगा, शरीर से जल का निष्कासन किन किन तरीके से होगा, इसको देखते हैं। तो शरीर से जल का निष्कासन किन किन तरीके से होगा। तो शरीर से जल का निष्कासन किन किन तरीके से होगा, तो इसको देखते हैं कि गुर्दे से होगा, बड़ी आंत से, फेफड़े से, इन सब से क्या है, इन सब से जो है जल का निष्कासन होगा। तो गुर्दे से, शरीर से जो है जल का निष्कासन किन किन तरीके से होगा, इसको देखते हैं। तो क्या होगा, गुर्दे से होगा, और किससे, जो है बड़ी आंत से भी होगा, और किससे होगा, फेफड़ों से होगा, और फेफड़े से होगा, और किससे होगा, आँख, नाक, कान, आँख, नाक से भी, इन सब से क्या है जल का निष्कासन होता है। और मुंह से भी होता है ना, ऐसे करिए। तो ये क्या है, ये सबसे क्या है, ये जो भाप की तरह निकलता है ये भी जल है। ठीक, और गुर्दे जो है, गुर्दे से कैसे होगा कि गुर्दे से जो मूत्र के द्वारा, यानी मूत्र से होगा। और एक चीज देखते हैं कि एक दिन में 1.5 लीटर प्रतिदिन जो है पानी निष्कासित होता है। कितना, मूत्र के द्वारा 1.5 लीटर पानी निष्कासित होता है। तो क्या देखा हम लोगों ने कि एक दिन में प्रतिदिन कितना 1.5 लीटर पानी जो है मूत्र के द्वारा निष्कासित होता है। अब बड़ी आंत में देखते हैं कि बड़ी आंत में मल से कितना होता है 100 ml, कितना 100 ml पानी निष्कासित होता है,
होता है और फेफड़े से 300 ml 300 ml पानी निष्कासित होता है। होता है। तो इतना हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आँख से भी होता है और किसने, नाक से भी क्या होते हैं, जल निष्कासित होते हैं। जल निष्कासित होते हैं। तो ये सब क्या है, इन सब से गुर्दे से कितना हो रहा है कि प्रतिदिन कितना 1.5 लीटर पानी जो है वो निष्कासित होता है। बड़ी आंत से 100 ml और फेफड़े से 300 ml। ठीक, आगे देखते हैं कि जल संतुलन, इसका संतुलन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। जल संतुलन जितना ग्रहण किया, जल संतुलन अगर आप समझे तो क्या होता है कि जितना जल ग्रहण किया उतना जल का निष्कासन किया। तो इसका संतुलन जो होता है जल का, वो कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से। जल संतुलन तो क्या है कि जितना हमने जल ग्रहण किया उतना ही निष्कासित किया, तो यही जल संतुलन कहलाया ना। तो जल संतुलन कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है। कौन कौन से, एक धनात्मक संतुलन और, तो इसका संतुलन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। तो इसका संतुलन जो 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है। जल संतुलन क्या होता है कि जितना हमने ग्रहण किया उतना ही उसको निष्कासित किया, यही क्या है, जल संतुलन है। और ये 2 तरीके से होता है। कौन कौन से, धनात्मक संतुलन, धनात्मक संतुलन, और क्या, ऋणात्मक संतुलन। धनात्मक संतुलन और ऋणात्मक संतुलन। धनात्मक संतुलन क्या है, इसमें ली गई जल की मात्रा ज्यादा होती है। मात्रा क्या होती है, ये ली गई जल की मात्रा ज्यादा होती है। और क्या, निकाली गई जो जल की मात्रा होती है धनात्मक संतुलन में वो कम होती है। ली गई जल की मात्रा क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है ना, और निकाली गई जल की मात्रा कम होती है। तो धनात्मक संतुलन में क्या देखा हम लोगों ने कि धनात्मक संतुलन में इसमें ली गई जल की मात्रा ज्यादा और निकाली गई जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और ऋणात्मक संतुलन में इसका सेम उल्टा होगा कि ली गई जल की मात्रा कम, ली गई जल की मात्रा कम और निकाली गई जल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। गई जल की मात्रा ज्यादा होती है। तो जल संतुलन में हमने क्या देखा कि जितना हमने ग्रहण किया उतना ही निष्कासित किया, ये जल संतुलन कराया। ये 2 तरीके से होता है, एक धनात्मक संतुलन होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है ऋणात्मक संतुलन। धनात्मक संतुलन जो होता है कि हमने जितनी ली गई जल की मात्रा होती है कि इसमें जो ली गई जल की मात्रा क्या होगी, वो ज्यादा होगी और निकाली गई जल की मात्रा कम होगी। इसका सेम उल्टा होगा ऋणात्मक संतुलन में, ली गई जल की मात्रा क्या होगी, वो कम होगी और निकाली गई जल की मात्रा क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो इतना हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अब क्या हम लोग देखेंगे कि जल के कार्य क्या होते हैं, किसके, जल के कार्य। जल के कार्य क्या होते हैं, तो जैसे जल के कार्य क्या होते हैं, ये पोषक तत्वों के क्या होते हैं, स्थानांतरण में काम करते हैं। और इसका या तो पोषक तत्वों की क्या होते हैं, स्थानांतरण के लिए जरूरी होते हैं। कौन, जल जरूरी होता है। और किस लिए जरूरी होता है, अनावश्यक पदार्थों का क्या होता है, विसर्जन के लिए जल जरूरी होता है। किसके लिए, कार्य, पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए
और क्या होता है कि अनावश्यक पदार्थों के विसर्जन के लिए, अनावश्यक पदार्थों के विसर्जन के लिए क्या होता है, जल जरूरी जो होता है वो जल जरूरी होता है। और किसके, घोलक के रूप में, किसके रूप में, घोलक के रूप में। तो घोलक के रूप में जैसे अगर जल ही नहीं होगा तो विटामिन बी जो है और सी वो किस में घुलेंगे, तो ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन हम लोग पढ़े हैं ना, 4 होते हैं, ए डी ई के, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। तो घोलक के रूप में भी क्या होते हैं, जल बहुत जरूरी होता है। घोलक के रूप में जल जो है, जल बहुत जरूरी है। और क्या है कि घोलक के रूप में और क्या है, तापमान को नियंत्रित रखने में भी जल की आवश्यकता होती है। तापमान को नियंत्रित रखने में क्या होता है कि जल की आवश्यकता होती है, और क्या, नाजुक अंगों की सुरक्षा के लिए भी कि इसकी आवश्यकता होती है। नाजुक अंगों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। और किसके, शरीर निर्माण के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। और किसके लिए, पाचन निर्माण, क्योंकि बिना जल के जो है वो सही से पाचन की क्रिया सही से, ये जो है भोजन जो है जो हम लोग खाते हैं उसका डाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा, डाइजेस्ट वो सही तरीके से नहीं होगा। तो पाचन निर्माण के लिए भी क्या होगा कि जल की आवश्यकता होगी। और किसके लिए, शरीर निर्माण के लिए भी जल की आवश्यकता होगी। नाजुक अंगों की सुरक्षा के लिए भी हमारे शरीर में जो जल आवश्यक होता है। तापमान को नियंत्रित रखने में भी जल की आवश्यकता होगी। घोलक के रूप में जल बहुत जरूरी है। और कौन सी विटामिन घुलते हैं जल में, विटामिन बी और सी। फिर आवश्यक पदार्थों के विसर्जन के लिए भी जल आवश्यक होता है। पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए भी जल जो है वह जरूरी होता है, ठीक। कोशिका संरचना, किसके लिए, कोशिका संरचना में जल की भूमिका होती है, जल की भूमिका होती है। तो हम लोगों ने देखा कि जल जो है हमारे शरीर में कितना जरूरी होता है सारी चीज़ों के लिए, जो है इन सारे कार्य, इसके बहुत सारे कार्य हैं। तो इतना हम लोगों ने जल के बारे में पढ़ा। तो ये आज हम लोगों ने 2 चीज़ें कंप्लीट की, एक क्लोरीन और एक वाटर यानी जल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। अब हम लोग जो है तो क्या हुआ कि आज हम लोगों ने इसके बारे में इतना देखा। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या है, ये आज जितने मिनरल्स थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो काफ़ी आधा से ज़्यादा न्यूट्रिशन साइंस का ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग क्या, रोग के बारे में पढ़ेंगे, जो हृदय संबंधित रोग होते हैं, और मधुमेह के बारे में पढ़ेंगे, सारे रोग के बारे में। फिर थोड़े बहुत जैसे अंडा के बारे में, चाय, काफ़ी, ये सब के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं। तो हम इन सब से भी कुछ हम लोग इन सब के बारे में भी जानकारी लेंगे, ठीक। तो आज इतना कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या, इसके आगे रोग के बारे में पढ़ेंगे, जो हृदय संबंधित रोग होते हैं, पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे।